कहानी है एक राज्य और वहाँ के राजा की। राज्य खुशहाल था और राजा दयावान, पर राजा की एक बात जो हर किसी को खौफ का एहसास दिलाती थी, उसकी दी हुई सजा। क्या हुआ? इस आदमी ने क्या अपराध किया है? महाराज, हमने इसे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर में मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। ये तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम मुझसे मदद मांगते तो मैं जरूर मदद करता, पर तुमने गलत रास्ता चुना है और इस राज्य में चोरी की सजा जानते तो हो ना। महाराज, रहम कीजिए महाराज, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी और चोरी की सजा है पूरे राज्य के बीच 100 कोड़े। कोड़े के निशान तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाएंगे। राजा गुनहगार को जुर्म की सजा देने में कोई रहम नहीं करता था। उसके इसी खौफ के कारण राज्य में लोग अपराध के नाम से भी डरते थे। उस आदमी को राज्य के बीचों बीच कोड़े से मारा जा रहा था। इस कड़वी सजा के बाद तुम्हारी कभी हिम्मत तक नहीं होगी चोरी करने की। सिपाही लगातार कोड़े मार रहे थे। आदमी की सहन शक्ति जवाब दे देती थी और लगभग 50 कोड़ों के बाद उसकी सांसें रुक जाती है। नहीं, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा की 3 जवान बेटियां थी, अंजलि, सुषमा और सुनैना। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। कहा है, सुन, कुछ बात है जो बतानी है। बाहर आ बेटा, जल्दी ही सही समय आने वाला है। एक विशाल राक्षस किले से बाहर निकलता है। सही समय, सही समय, सही समय बोल बोल कर आपने मुझे सालों से बंद रखा है पिताजी। बेटा, इतनी सालों तक इंतजार किया है, बस कुछ और साल इंतजार कर ले मेरे बेटे। आखिर और कितना इंतजार करूं पिताजी? मेरे ये हाथ मचल रहे हैं उस राजा को मसलने के लिए। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं उस राजा की हड्डियां अपने हाथ से तोड़ूंगा। आएगा आएगा, जल्दी ही वो दिन आएगा, बस थोड़ा और सब्र कर ले। आज भी हर रात मेरे सपने में वो दिन आता है जब राज्य के लोग मुझे पत्थरों से मार रहे थे। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, सब्र एक बहुत बड़ी चीज है। सही समय का इंतजार कर, तुम नामुमकिन बाजी भी जीत सकते हो। राजा अपनी तीनों बेटियों की शादी कराना चाहता था। राजा की पहली बेटी अंजलि, जिसका शरीर बहुत ताकतवर था। दूसरी बेटी सुषमा की नजर बहुत तेज थी, उनका निशाना कभी नहीं चुकता था। और सुनैना की आवाज बहुत अच्छी थी, जिनका संगीत हर किसी को सुकून देता था। मंत्री जी, सभी को संदेश दे दीजिए, मैं अपनी बेटियों का विवाह एक साथ करना चाहता हूँ। राजकुमार ढूंढना शुरू कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं सभी राज्यों में संदेश भेज दूंगा। शादी के लिए राजकुमार ढूंढे जा रहे थे, पर तीनों राजकुमारियों को कोई राजकुमार पसंद नहीं आ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि पिताजी मेरे लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढ सकते हैं। मुझे ही विवाह के लिए एक अच्छा राजकुमार ढूंढना होगा। राजकुमारी जंगल में घूम रही थी, तभी अचानक उनके सामने एक शेर आता है। शेर, भागो! राजकुमारी तेजी से भागती है और भागते हुए किसी से टकरा जाती है। अरे, आप कौन हो? मैं हूँ हरीश, दूर के राज्य का राजकुमार। यहाँ आपसे मिलने आया था। आप जो भी हो, पहले यहाँ से भागने का सोचो, क्योंकि मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। तभी वो शेर वहाँ पर आ जाता है। राजकुमारी,
हमारे पीछे रहिएगा, इसे हम रोकते हैं। राजकुमार अपनी तलवार निकाल शेर का सामना करते हैं। शेर राजकुमार की बहादुरी देख वहां से भाग जाता है। भाग गया? वो शेर भाग गया? भाग नहीं गया, हमने उसे भगा दिया। वैसे आप डरते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं नहीं, हम डरे नहीं थे। शायद आपको पता नहीं कि हमारी भुजाओं में बहुत ताकत है। वो तो हमने किसी जीवित प्राणी पर वार न करने की कसम खाई है। अच्छा, झूठ बोल लेती हो आप? नहीं, ये सच है। वैसे मानना पड़ेगा, आप बहुत बहादुर हो। राजकुमारी अपने राज्य चली जाती है और राजकुमार भी अपने राज्य चले जाते हैं। शाबाश मेरे लाल, मेरे बेटे शाबाश, गर्व है मुझे तुझ पर। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, जंग जीत के आया हूँ। राजकुमारी अंजलि के आंखों में मैंने प्यार की झलक देखी है। शाबाश, किसी तरह तू राजकुमारी को अपने काबू में कर ले। उसके बाद देखता हूँ तू उस राजा को कौन बचा सकता है। पिताजी, पर आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आखिर आप उस राजा से इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर नफरत हो ही क्यों ना, उस राजा के कारण ही मैंने अपने जान से भी प्यारे अपने छोटे भाई कालिया को खोया है। उसी ने मेरे भाई की जान ली है। पर क्यों पिताजी? बताता हूँ बेटे, मैं तुझे पूरी कहानी बताता हूँ। रानी ने 3 बेटियों को जन्म दिया था, पर जन्म के कुछ समय बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। पर राजा की पहली बेटी हाथ पैर से अपाहिज थी, दूसरी बेटी अंधी और तीसरी बेटी बोल नहीं सकती थी। ऊपर वाले ने मेरे साथ कैसा खेल खेला मंत्री जी। मुझे 3 बेटियां दी, पर एक बोल नहीं सकती, एक देख नहीं सकती और एक अपने हाथ पैरों का उपयोग भी नहीं कर सकती। मेरे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है महाराज। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। दुनिया के हर वैद्य के पास जाऊंगा और अपनी बेटियों का इलाज करवाऊंगा। पर मेरे आपसे सिर्फ एक ही विनती है। बोलिए महाराज, क्या हुक्म है? आप ये बात किसी को मत बताइएगा कि राजकुमारियां अपनी किसी खूबी से अनजान है। समझ गया महाराज। राजा जगह जगह जाकर बड़े बड़े वैद्य से मिलते हैं, बड़ी से बड़ी जड़ी बूटियां अपने बेटियों को पिलाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं, पर राजा को संतुष्टि नहीं मिलती। न जाने कितने वैद्य से मिला, कितनी जड़ी बूटियां बनाई, पर कोई असर नहीं हुआ। शायद मेरी बेटियां कभी ठीक नहीं होंगी। अरे वाह, क्या नजारा है। राजा इस हालत में कैसे आ गया? कौन है? कौन मेरी बातें छुप छुप कर सुन रहा है? कालिया राजा के सामने आता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियों ठीक हो सकती है और उनकी खूबियाँ भी बढ़ जाएंगी, पर मेरा क्या फायदा? कालिया वैद्य, तुम तो उस डाकू कालू के छोटे भाई हो। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे बारे में जानते हो तो इतना भी पता होगा कि मेरी गिनती दुनिया के बड़े वादों में होती है। सही कह रहे हो, पर तुम अपने वरदान का गलत उपयोग करते हो। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मेरी इस खूबी को वरदान का नाम मत दो राजा। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो चलता हूं मैं। नहीं नहीं, रुको, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। कालिया की दी हुई जड़ी बूटियां अपना असर तेजी से करती है और तीनों राजकुमारियां ठीक हो जाती है। मेरे भाई कालिया ने राजा की मदद की और राजकुमारियां ठीक हो गई, साथ ही उनकी खूबियां भी बढ़ गई। फिर क्या हुआ पिताजी? पता नहीं। फिर उसके बाद राजा को क्या हो गया जो उस
ने मेरे प्यारे भाई को मुझसे छीन लिया, हमेशा के लिए बंद कर दी उसकी सांसें। पिताजी, मेरा ये आपसे वादा है, मैं अपने चाचा का बदला जरूर लूंगा। क्या हुआ दीदी अंजलि, आप आज बहुत चुप हो, सब ठीक तो है ना? आज तो आप जंगल में गई थी, वहाँ पर कुछ हुआ क्या? हाँ, वहाँ पर मुझ पर एक शेर ने हमला कर दिया था, फिर एक राजकुमार आया और उसने मुझे शेर से बचाया। क्या कुछ भी बोल रही हो आप? ये किस प्रकार की कहानी है? अरे कहानी नहीं, सच है, मैं सच बोल रही हूँ। ओह अच्छा, तो आपकी जान बचाने के लिए वो राजकुमार शेर से लड़ पड़ा। कैसा मजाक है ये? तुम दोनों मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? कैसे माने? आखिर इसमें मानने लायक है ही क्या? अभी तुम बोलोगे कि हमारे महल में डाकुओं ने हमला कर दिया है। तभी एक सिपाही भागते हुए वहाँ पर आता है। राजकुमारियाँ, आप लोग कहीं छुप जाइए, महल पर अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया है। और बोलो, उल्टी सीधी बातें सच हो गई ना? आप लोग खड़ी क्यों हैं? जल्दी कहीं छुप जाइए। छुप जाए? ऐसे कायर नहीं है हम बहनें डाकुओं का सामना एक साथ करेंगे। तीनों बहनें एक साथ डाकुओं की सेना पर हमला बोल देती है। सुनैना डाकुओं का ध्यान भटका रही थी और अंजलि अपने भुजाओं की ताकत से डाकुओं को मार रही थी। इन डाकुओं को मारने से कुछ नहीं होगा, हमें सीधा डाकुओं के सरदार पर वार करना होगा। ये डाकू भेड़िया की तरह होते हैं, अगर इन्हें रोकना है तो उनके सरदार पर वार करना होगा। मुझे लगता है कि वो पिताजी के लिए यहाँ आए हैं। डाकुओं का सरदार जरूर पिताजी से युद्ध लड़ रहा होगा। सुनैना सही कह रही है, पिताजी के पास चलो। मंत्री जी, इन डाकुओं ने तो अचानक हमला कर हमें संकट में डाल दिया। महाराज, मेरी मानो तो भाग चलो। इन डाकुओं का गुस्सा देखकर मेरी तो धड़कनें तेज हो गई हैं। सच बताऊं तो डर लग रहा है। ये मजाक का समय नहीं है, अपनी तलवार निकालिए और मेरे साथ मेरे पीछे चलिए, एक साथ मिल डाकुओं को हरा देंगे। माफ करना, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो भाग रहा हूँ। मंत्री डरकर वहाँ से भाग जाता है। ये मंत्री तो डरपोक निकला, मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे संकट की घड़ी में छोड़ ये भाग जाएगा। तभी वहाँ डाकुओं का सरदार आता है। क्या कोई पहरेदार नहीं? लगता है कि सब आपको छोड़कर भाग गए। आपकी सेना से ज्यादा वफादार तो मेरी सेना है। मेरी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। राजा और डाकुओं के सरदार के बीच तलवारबाजी होती है। तभी राजा की तीनों बेटियां वहां आ जाती है। हमें पिताजी की मदद करनी होगी। राजकुमारी अंजलि राजा के साथ मिलकर डाकुओं के सरदार का सामना कर रही थी। डाकुओं का सरदार हार जाता है। अंजलि डाकुओं के सरदार पर आखिरी वार करने वाली थी, पर हरीश उनका वार रोक देते हैं। हरीश, क्या ये सच में आप हैं? आइए पिताजी। क्या आप डाकुओं के सरदार के बेटे हो? इसका मतलब आपने मुझे से झूठ बोला था। हा, बोला था क्यों? पिताजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने बाप से ही पूछ लो। अगर इन्होंने मेरे चाचा को नहीं मारा होता तो इस दुश्मनी की शुरुआत होती ही नहीं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये झूठ है। मैंने तुम्हारे भाई कालिया को नहीं मारा। बस राजा, बहुत झूठ बोल लिया आपने। मुझे पता है आपने ही मेरे भाई को मारा है। मारते समय उसने खुद आपका नाम लिया था।
नहीं नहीं, झूठ है। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है, झूठ है ये। डाकुओं का सरदार राजा पर हमला करने जाता है, पर हरीश उसे रोक देते हैं। आप नहीं पिताजी, आपकी तरफ से मैं लड़ूंगा। और पिताजी की तरफ से मैं। मुझे अपने पिता पर पूरा यकीन है। अंजलि और हरीश के बीच तलवारबाजी का एक भयानक युद्ध होता है। दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। ये क्या? कुछ समय पहले जिन दो लोगों के बीच एक प्यार जन्म ले रहा था, आज वो दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तभी वहाँ राज्य के मंत्री हंसते हुए आते हैं। क्या चाल थी, मेरे सारे दुश्मन एक साथ यहाँ पर आ गए। मंत्री धोखेबाज, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? राजा, मंत्री चोर सिपाही, चोर और डाकू भाई भाई। मंत्री ने बुलाया अपना सुरमा, बनाया सबका चूरमा। डाकू की दुश्मनी राजा से और हुई दो प्रेमियों के बीच लड़ाई। ये मंत्री पागल हो गया है क्या? बीच में मत टोको बेटा, सही समय आ गया। एक साथ सभी लोग यहाँ खड़े हैं, सामने आ जा। मंत्री के बुलाने पर वहाँ एक विशाल राक्षस प्रकट होता है। ये क्या, एक राक्षस? इसका क्या काम? पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं अभी कितना खुश हूँ। आखिर मैंने इस दिन का कितने समय से इंतजार किया है। पिताजी, कहीं ये तुम्हारा बेटा निखिल तो नहीं है? पर निखिल तो एक लड़का था। वो एक राक्षस में कैसे बदल गया? और निखिल तो सालों पहले मर चुका है। नहीं, बच गया था मैं अभी भी जिंदा हूँ, एक नए शरीर के साथ। कुछ साल पहले निखिल मंत्री का बेटा था, पर निखिल एक अपराधी था। उसने राज्य में कई सारी चोरियां की थी और राज्य के एक व्यापारी के पैसों के लिए हत्या भी की थी। महाराज, ये निखिल है, मंत्री जी का बेटा, पर ये एक अपराधी है। राज्य के कई घरों में इसने चोरी की है। ये सब ये पैसे के लिए करता है। इसे पैसे के लिए राज्य के एक व्यापारी की हत्या का काम दिया गया, तो इसने वो भी कर दिया। महाराज, मुझे लगता है कि मंत्री जी इसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए ये नौजवान अपराध के राह पर चल पड़ा और हत्या जैसे पाप भी करने में इसे कोई पछतावा नहीं हुआ। निखिल, आप राज्य के मंत्री के बेटे हैं, इसलिए हम आपको अपनी सफाई में बोलने की अनुमति देते हैं। बोलिए, क्या आपने ये सब किसी के कहने पर किया है? हाँ, मुझे ये सब करने को कहा गया था। मेरे ये हाथ मुझसे ये सब करवाते हैं। मेरे ये हाथ खुद जुर्म कर मुझे फंसा देते हैं। अगर आपको सजा देना ही है तो मेरे इन हाथों को दीजिए। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मंत्री जी, क्या आपको कुछ पता है? नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये नालायक जब भी पूछो सिर्फ यही बात बोलता है। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरा साथ दीजिए। मेरे ये हाथ मेरी मर्जी के खिलाफ खुद अपराध करते हैं। महाराज, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहीं मुझे देख आप इस पर रहम न करें। मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। अपराध तो अपराध होता है, भले ही आप मंत्री जी के बेटे हैं, पर आपने अपराध किया है, इसकी सजा तो आपको देनी ही होगी। सजा दो, पर मुझे नहीं, मेरे इन हाथों को दो। आपकी सजा ये है कि आपने जिनके भी घर बर्बाद किए हैं, उस घर के सभी लोग आपको पत्थर से मारे। मेरे बेटे, तुझे क्या हो गया? आ गए आप, देखकर खुशी तो हो ही रही होगी आपको मुझे इस हालत में देखकर। गौर से देखिए कि आपके कलेजों के टुकड़े के साथ इन गांव वालों ने क्या किया। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल।
उस राजा की दी हुई सजा ये थी कि मुझे पत्थरों से मारा जाए। शायद उस राजा को पता नहीं है कि हम अपराधियों को भी दर्द होता है। चिंता मत कर बेटे, हम उस राजा को असली दर्द का एहसास जरूर देंगे। नहीं, उसका शरीर अब ठीक नहीं हो सकता। वो भी गया तो उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे। उसके घाव गहरे हैं। कुछ तो होगी जो तू कर सके। एक तरीका है, हमें उसकी आत्मा को इस मूर्ति में डालना होगा। इससे उसे एक शरीर भी मिल जाएगा और वो पहले से ताकतवर भी हो जाएगा, मगर इसमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा? उस लड़के की आत्मा का मूर्ति में पूरी तरह से जाने और मूर्ति के शरीर पर काबू पाने में सालों लग सकते हैं। मगर इस बीच अगर तुझे ही कुछ हो जाए तो? उसकी चिंता मत करो। एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाए फिर सारी चीजें अपने आप काम करेगी। मेरा होना जरूरी नहीं है। अगर कालिया ने तेरी मदद की थी तो उसे क्यों मारा? कालिया मच्छर की तरह मेरा खून चूसने लगा। वो लगातार मुझसे पैसे मांग रहा था और मना करने पर यह बात राजा को बताने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। गद्दार, तूने अपने मकसद के लिए मुझे फंसाया। सच बता, तूने ही कालिया को मेरे पास भेजा था ना? हाँ, और उसे मारते समय मैंने उसके सामने आपका नाम लिया था। सुना डाकुओं के सरदार जी, आपने सुना, ये आपका इस्तेमाल कर रहा था। और आपका क्या? ये गद्दार सालों से साजिश रच रहा था और आपको भनक तक नहीं हुआ। बहुत हुई आपसे दुश्मनी। हमें इस राक्षस को एक साथ मिलकर हराना होगा, तभी से वो हारेगा। ये काम किसी एक इंसान के बस का नहीं है। अंजलि, हरीश, सुषमा, कालू और राजा सभी एक साथ राक्षस पर हमला करते हैं। इस राक्षस पर तो मामूली वारों का कोई असर नहीं हो रहा है। राक्षस सभी पर अकेले भारी पड़ रहा था। राक्षस अंजलि पर हमला करने जाता है। अंजलि को बचाने सुषमा और सुनैना राक्षस के सामने आ जाती है। ये क्या है? राक्षस रुक क्यों गया? क्या हुआ बेटा? रुक क्यों गया? खत्म कर दे तीनों बहनों को एक साथ। नहीं पिताजी, मैं इन पर हमला नहीं कर सकता। पर क्यों? मार दे सभी को। इस राक्षस को हो क्या गया है? ये अचानक रुक क्यों गया? बचपन में जब सभी राजकुमारियां छोटी थी, उनका ख्याल निखिल ही रखता था। ये सभी उसकी छोटी बहन हैं। ये उन पर हमला नहीं कर सकता। रुक मत बेटा, और आगे बढ़। निखिल भैया, क्या सच में ये आप हो? मुझे पूरा यकीन है, भले ही आपका शरीर राक्षस का है, पर आप अभी भी अंदर से हमारे वही निखिल भैया हो। क्या आप सच में उन बहनों को मारोगे जिनकी रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते थे? आपको याद है जब हमारे महल में एक सांप घुस आया था? उस सांप से आपने मेरी जान बचाई थी, पर उस सांप ने आपको काट लिया था। याद है, और ये भी याद है कि उस दिन के बाद लगातार 3 दिनों तक तुम तीनों ने मेरी देखभाल की थी। बेटे, तुझसे नहीं होगा, मुझे ही करना होगा। मंत्री तलवार से सुनैना पर हमला करने वाला था, पर कालू उसे बचाकर मंत्री को हरा देता है। अरे नहीं, अब तो वो राक्षस गुस्से में किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं, अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। इस नफरत में कुछ नहीं रखा। मुझे मेरी बहनें मिल गई, अब मैं सिर्फ उनकी रक्षा करूंगा। मैंने भी आज एक सीख सीखा है, हर किसी को सुधारने का मौका देना चाहिए। मैं पागल सोचता था कि अगर कड़ी सजा दी जाए तो अपराधी जल्दी सुधरेंगे, पर अपराधी ऐसे नहीं सुधरते। हाँ पिताजी, लोगों को प्यार से समझाना चाहिए, डरा या धमका के नहीं। आपकी गलती के कारण आपके इतने दुश्मन हैं।
लोग तब सुधरते हैं जब उन्हें प्यार से समझाया जाए। उन पर जुल्म करने से वो आपसे नफरत करेंगे। अंजलि का विवाह हरीश से होता है। राज्य के अपराधियों को सुधारा जा रहा था। उनके दिल को चोट को ठीक किया जा रहा था और उस राज्य का सेनापति एक बड़ा भाई राक्षस पंडित की सारी बातें राज्य के मंत्री सुन रहे थे। अरे मूर्ख, कितनी बार कहा है कि मुझे ये देखकर बुलाया कर कि आसपास कोई है या नहीं। देख, कोई हमारी बातें सुन रहा है। डाकुओं की सेना मंत्री के घर जाती है। मानव वहाँ पर आता है। क्या हुक्म है मेरे आका? रुको रुको रुको, इसका मतलब कि जिस पंडित को हम अब तक शरीफ और सबसे भरोसेमंद मान रहे थे, उसी ने ही सबसे बड़ी साजिश रची। कठपुतली के नाच में लोगों का ध्यान सिर्फ कठपुतली के ऊपर होता है। लोग सिर्फ उस कठपुतली और उसके नाच पर ध्यान देते हैं, पर किसी की भी नजर उस शख्स पर नहीं जाती जो उस कठपुतली को नचा रहा होता है। उसका इरादा क्या है, ये तो उस कठपुतली को भी नहीं पता। अब आगे क्या? क्या वीर और अंजलि जीत गए? और उस जादुई द्वार का क्या? उसके पीछे ऐसा क्या है जिसके लिए वो पंडित हर किसी के खिलाफ चला गया? उस पंडित का इरादा जानने और द्वार के पीछे छुपे उस शक्ति का राज जानने के लिए पहले तुम्हें कुछ साल पहले राजा के साथ हुई उस घटना के बारे में जानना होगा। वो समय जब राजा इस राज्य का राजा था, उसी समय वीर का जन्म नहीं हुआ था। राजा की अभी नई नई शादी हुई थी। राजा जंगल से शिकार के बाद अपने राज्य में लौट रहे थे। महाराज, रात्रि का समय हो रहा है। अगर आप सही समय पर राज्य में नहीं पहुंचे तो डाकुओं का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा सुना है कि इस इलाके में रात्रि के समय डाकू अपनी पूरी सेना के साथ आते हैं। अरे आज जाने दे, कितने लोग आते हैं। अगर तुझे पता ना हो तो बता दूं कि अगर मैं अपने पर आऊं तो ये डाकू वाकू तो कुछ नहीं, एक शेर को भी ढेर कर दूं। अरे नहीं, बात चिंता वाली तो है। रात्रि का समय हो रहा है, राज्य में जल्दी जाना जरूरी है। खतरा सामने आता है। डाकुओं की सेना अचानक राजा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लो, आपने खतरे का नाम लिया और मुसीबत सामने आ गई। अरे महाराज, मैं तो सिर्फ चेतावनी दे रहा था। मुझे क्या पता था कि शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाएंगे। अच्छा तो महाराज, अगर ये लोग सामने से चुनौती दे रहे हैं तो इसमें डरना क्या? आप हुक्म करो, अभी के अभी इन रास्तों के कांटों को साफ कर देता हूँ। आप लोगों का इरादा क्या है? हमें लुटाने का या फिर बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काटने का? तुम 3 लोग हो, फिर भी इतना अहंकार। हम एक पर 7। हुक्म करो सरदार। इनका घमंड ऐसे ही नहीं टूटेगा। इन्हें दिखाना होगा कि किस डाकू सेना का नाम है। समझ गया सरदार, जैसी आपकी आज्ञा। राजा और डाकुओं की सेना आमने सामने आती है। एक तरफ राजा और 2 सिपाही, दूसरी तरफ डाकुओं की 21 सेना। सिपाहियों, हमला! युद्ध शुरू होता है, पर राजा की सेना कम थी। दुश्मन पीठ पीछे वार कर सिपाहियों को घायल कर देती है, इसलिए वो हार जाते हैं। क्यों राजा, टूट गया घमंड, निकल गई सारी हेकड़ी। इतना ही दम था तुम में? तुम तो बड़े 30 मारखा बन रहे थे। आ गए ना घुटने पर।
अचानक एक आग का गोला आता है और एक डाकू को लगता है। वार पंडित जी ने किया था। ये किसने किया? वो महान कौन है? किसने किया ये? हमारे सामने हमारे राजा को घूंट में पर लाओगे और हम देखते रह जाएंगे। हमला करो उस पर, वो भी राजा के ही साथ है। भागो भागो भागो, इस राजा को बाद में देख लेंगे, अभी भागते हैं, जल्दी चलो यहाँ से। आप कौन हो? आपने हमारी मदद क्यों की? आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। हमारी जान बचाने के लिए भी बहुत शुक्रिया गुरुदेव। क्या कुछ भी बोल रहे हो? हम वहां से भाग आए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम कोई और योजना बनाओ, ये हमें मंजूर नहीं। हमें युद्ध जीतना नहीं, बल्कि उस राजा का भरोसा जीतना है। तुम्हें बस हारने का नाटक करना है। मरे तंत्र मंत्र के कारण राजा कुछ देर के लिए कमजोर रहेगा और तुम युद्ध आसानी से जीत जाओगे। उसके बाद मैं राजा की जान बचाने का नाटक करूंगा। पर इसमें हमारा क्या फायदा? हम ऐसा करें क्यों? 10 सोने के सिक्के दूंगा, इतना काफी है। इतना कम नहीं, हम नहीं करेंगे। मेरा मतलब कि प्रत्येक डाकू को 10-10 सोने के सिक्के मिलेंगे। बोलो, अब मंजूर है? तो ठीक है, हमें मंजूर है। अच्छा, तो इस तरह राजा उस पंडित से मिला था और वो पंडित शुरू से ही किसी साजिश में लगा हुआ था। पंडित ने राजा का भरोसा जीतने के लिए ही उसकी और भी मदद की और राज्य में लगातार आती मुसीबतों से बचाया, और इस तरह वो राज्य का राज पंडित बन गया। मगर क्यों? आखिर उस पंडित ने ऐसा क्यों किया? इस पापी दुनिया का एक नियम है कि धोखा देने वाला इंसान वही होता है जो तुम्हारे दिल के बहुत ही करीब हो। राजा की मदद न करने और उसका भरोसा जीतने के बाद राजा पंडित को राज्य का एक राज बताते हैं। क्या हुआ महाराज? आपने मुझे यहाँ पर किस काम से बुलाया है? पंडित जी, हमें आपकी ईमानदारी देख बहुत खुशी हुई। आपको ये विशाल द्वार दिख रहा है, इस द्वार की रक्षा करना ही हमारी जिम्मेदारी है। पर आखिर ऐसा क्या है इस द्वार के उस तरफ जिसकी रक्षा आप कर रहे हो? इस द्वार के पीछे एक जादुई जीव कैद है, या कहे एक मायावी राक्षस, जिसकी रक्षा इस पापी दुनिया से करना ही हमारा काम है। पंडित एक शैतानी मुस्कान के साथ उस द्वार की तरफ देख रहा था। वो सच है, कोई अफवाह नहीं। राजा ने सच में किसी जादुई जीव को कैद करके रखा है। आपकी हर एक बात सच है मालिक। और हाँ, एक बात पर ध्यान रख कि किसी को तुझ पर शक न हो, वरना इतने सालों की सारी साजिश उस राजा को पता चल जाएगी। नहीं मेरे मालिक, आप चिंता मत कीजिए। मैंने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है, राज्य के किसी भी सदस्य को मुझ पर शक ना हो। अगर किसी को शक हुआ तो तुझे पता ही है कि आखिर करना क्या है। मैं ऐसे ही राजा का दिल जीतता रहूंगा और एक दिन वो जीव मेरे कैद में होगा। पंडित की सारी बातें राज्य के मंत्री सुन रहे थे। अरे मूर्ख, कितनी बार कहा है कि मुझे ये देखकर बुलाया कर कि आसपास कोई है या नहीं। देख, कोई हमारी बातें सुन रहा है। आप पर हमें ही नहीं, पूरे राज्य को कितना भरोसा था, पर आपका ये असली चेहरा मैं राजा को बता के रहूंगा। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और तूने जो कुछ भी सुना, मैं वो तुझे समझा सकता हूँ। मेरी बात मान और मेरा साथ दे। क्या? एक गद्दार का साथ कभी नहीं। राजा मेरे बचपन के मित्र हैं, उन्हें मैं कभी भी धोखा नहीं दे सकता। क्या मिला तुझे इस ईमानदारी का? तू छोटे परिवार से है,
इसलिए तेरे परिवार को कितना सताया जाता है। लोग तेरे फैसले के खिलाफ ही होते हैं। अगर राजा तेरा साथ ना दे तो राज्य के लोग ही तुझे कुचल देंगे। राजा के लोग भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचते हो, पर वो मेरे अपने हैं और मैं अपने को धोखा कभी नहीं दूंगा। कठपुतली। समझ गया मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। पंडित कुछ मंत्र बोलने लगता है और मंत्री की आंखें लाल हो जाती है। मंत्री, राज्य के लोगों ने तेरे साथ गलत किया, अब उनसे बदला लेने का समय आ चुका है। मुझे सताया, मेरे परिवार पर जुल्म किया और मैं उनके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, आपके कारण ही मेरी आँख खुल गई और अब मैं वही करूँगा जो आप कहोगे। तो जाओ और पहले राजा से शुरू करो। अपने होने वाले बच्चे की खुशी में वो पागल हुआ पड़ा है। जैसी आपकी आज्ञा। वीर ने तुम्हारा सर काटकर सही ही किया। इसके कारण अब तुम 1 से 2 हो चुके हो और मेरा काम आसान होते जा रहा है। जादुई अंगूठी में से निकल कर देखो कि उसके अंदर वो जादुई जीभ सच में कैद है या नहीं। वो राजकुमारी तो मर गई, अब बस वो वीर बचा है, उसे भी मार ही देना चाहिए। अब वो किसी काम का नहीं। हाँ, और अगर हमने वीर को मारा नहीं तो वो हमारे रास्ते का कांटा बना रहेगा और हमारे रास्ते में रुकावट लाते रहेगा, इसलिए उसका मरना जरूरी है। नहीं नहीं, हम उस वीर को मारेंगे नहीं, बल्कि हम उसे अपना गुलाम बना करके रखेंगे। बहुत तंग किया था उसने। तो हम उसका करेंगे क्या? उसे अपना मेहमान बनाकर उसकी खातिरदारी तो नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हम उसे अपना गुलाम बना करके रखेंगे और हम लोग हर दिन अपने जीत का जश्न मनाएंगे और वीर की हर दिन हार होगी। समझ गए। हम उसे पकड़ने अभी जाते हैं। दूसरी तरफ वीर अपनी बहन को खोने के गम में उदास था। मेरे पिता, मेरी बहन, किसी को भी मैं बचा नहीं पाया। सब मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ते जा रहे हैं। मैं काबिल ही नहीं हूँ किसी की रक्षा करने के। मेरा राज्य, मेरे लोग सब उस पंडित के कब्जे में है। नहीं वीर, इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा और अब तुम्हारा साथ मैं दूंगा। पंडित अंगूठी अपनी उंगली में पहनता है और उसे घिसने लगता है। उससे एक जीव बाहर निकलता है। आओ आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। अरे भैया, आप बहुत आगे आ गए हैं। क्या कितना आगे आ गया हूँ मैं? आप तो वीर के बारे में बताने लगे कि पंडित को अंगूठी मिल गई। माफ कर दो। तो कहाँ थे हम? हम तो अभी पंडित के पास थे। मंत्री पंडित से मिलने गया और उसने पंडित के जादुई आईने से बात करते हुए देख लिया। उसके बाद पंडित ने मंत्री को भी अपनी कठपुतली बना लिया। उसके बाद किया। और अच्छा, माफ करना, मैं थोड़ा आगे पहुंच गया। खैर, मंत्री और पंडित के बीच हुई बातचीत के बाद पंडित ने अपनी नई और एक भयानक साजिश की शुरुआत कर दी। अच्छा, अब क्या होगा? अपने दुश्मन को कमजोर करने का सबसे खतरनाक तरीका है उसके मानसिक शक्ति पर वार करना। मतलब अपने दुश्मन को ये दिखाओ जो वो देखना चाहता है और मौके का इंतजार करो। मतलब लोहा गरम तो मारो हथौड़ा। कठपुतली बना मंत्री राजा के पास जाता है। आओ आओ मेरे मित्र, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता था कि तुम मुझे बधाई देने जरूर आओगे। अच्छा, तो एक और कपटी राजा का जन्म होने वाला है इस राज्य में। हा हा हा, अच्छा मजाक था। क्या हुआ, नाराज क्यों हो? ऐसे हम मजाक समझकर भूल जाते हैं। मजा मेरे चेहरे से क्या लगता है? खैर,
तुझसे बात करना ही बेकार है। कोशिश रहेगी कि मेरा परिवार तेरी नजर से दूर रहे। अपने शब्दों पर लगाम दीजिए मंत्री जी, और जो भी बोलना है कृपया सोच कर बोलिए, वरना हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारे मित्र हैं। अरे कर क्या लोगे तुम? एक अच्छा राजा तो तुझसे बना नहीं जा सकता। काश तेरा जन्म भी किसी छोटे गांव के छोटे परिवार में हुआ होता तो तुझे हम गरीबों का दुख दिखाई देता। मंत्री जी, इससे पहले कि क्रोध में आकर हम कोई बुरा निर्णय ले, कृपया आप दूर हो जाए हमारे पास से। महाराज, आप ठीक तो है ना? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो मंत्री को राज्य का मंत्री बनाकर। अच्छा, तो दो दोस्तों के बीच बस हल्की बहस हुई है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नहीं, अगर वो मुझसे नाराज होता तो ये बात चिंता वाली नहीं थी, पर उसके वो गुस्से में बोले गए शब्दों का वार सीधे मेरे दिल पर हुआ है। क्यों अनजाने में ही मंत्री जी ने ऐसा क्या बोल दिया जो बात सीधे आपके दिल में चुभ गई? नहीं, वो हम आपको नहीं बता सकते। राजा वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। क्या हुआ महाराज, सब ठीक तो है ना? आप चिंता में लग रहे हैं, कोई उलझन है क्या? पंडित जी, एक बात बता सकते हैं? एक सवाल जो चैन से सोने नहीं देता। सवाल क्या है महाराज? एक राजा अपनी प्रजा का सुख दुख और उनका गम कैसे देख सकता है? क्या महल में रहकर इन चार दीवारों के बीच रहकर क्या कभी भी हम प्रजा का दुख अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं महाराज, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। किसी का दुख तभी समझा जा सकता है जब हम उससे जाकर खुद बात करें। तो क्या प्रजा का दुख समझने के लिए उनके बीच रहना होगा? जी हाँ महाराज, पर क्या हम जान सकते हैं कि आप ये पूछ क्यों रहे हो? है कुछ खास? बात की मंत्री जी से दूर हो गई ना? आप दोनों के बीच की नाराजगी दूर हो गई ना? नहीं, हम मंत्री जी से नहीं बल्कि राज्य पंडित से मिलने गए थे। तो क्या आपकी चिंता दूर हुई? क्या हुआ? क्या अब सब ठीक हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर मुझे अपने एक सवाल का जवाब मिल गया। कैसे सवाल की बात कर रहे हो आप? उस दिन के बाद राजा परेशान हो गया, अकेले रहने लगा और सिर्फ खुद से ही बातें किया करता था। अच्छा, तो उस दिन के बाद से ही राजा उदास रहने लगा। हाँ, राजा की चिंता बढ़ती गई और वो हर समय खोया खोया सा रहने लगा। तो क्या इन चीजों के बीच उस पंडित का ही हाथ था क्या? हाँ, ये सब उस पंडित की साजिश थी। पहले मंत्री को अपना गुलाम बनाया, फिर मंत्री और राजा के बीच हुई बात के कारण राजा उदास रहने लगा। उसके बाद पंडित ने जानबूझकर राजा से अपनी बातें घुमा फिरा कर बोला कि एक अच्छा राजा सिर्फ वही होता है जो प्रजा के बीच रहे। अच्छा, तो तभी राज के मन में वीर को प्रजा के बीच छोड़ने का विचार आया। हाँ, और इसीलिए राजा ने ये बात रानी से छुपाई, क्योंकि उसे ये बात पता था कि रानी इसके खिलाफ होगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, मंत्री की नफरत बढ़ते जाती है और जल्द ही राज्य में दो नन्हे योद्धा आने वाले थे। महाराज, बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है। आपके खास दोस्त राज्य के मंत्री अब बगावत पर आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक बागी बन जाएंगे। पता नहीं अचानक उससे ऐसा क्या हो गया जिस कारण वो ऐसा बन गए। महाराज, इससे पहले बात हद से आगे बढ़ जाए, हमें मंत्री जी को गिरफ्तार करना होगा। पता नहीं उन्हें अचानक ऐसा क्या हो गया
जो वो राज्य के खिलाफ हो गए। ठीक है, हम मंत्री जी से खुद बात करेंगे। आप उन्हें हमारे पास लेकर आइए। जैसी आपकी आज्ञा। आओ आओ पंडित, अपना ओहदा बढ़ने के बाद तुम हमें भूल तो नहीं गए? अपना वादा याद तो है ना? हाँ, याद है। अब काम की बात करो। और कभी भूलने का सोचना भी मत, वरना मेरी तलवार और तेरी गर्दन। अब काम की बात बता, क्यों आया है यहाँ पर? तो ध्यान से सुनो कि आखिर तुम्हें करना क्या है। उस मंत्री के घर जाओ और डाकुओं की सेना मंत्री के घर जाती है और दरवाजा तोड़ मंत्री के घर में घुस जाते हैं। तुम ही हो ना मंत्री की पत्नी, और तुम उस मंत्री के बेटे को समझा दो कि बागी बनना वो छोड़ दे और अपने परिवार पर ध्यान दे। आप कौन है? क्या आप लोगों को उस राजा ने ही भेजा है? राजा ने तो अभी सिर्फ चेतावनी देने के लिए कहा था, पर अगर तुम नहीं रुके तो बात आगे जरूर बढ़ेगी। समझा देना उस मंत्री को। क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? महाराज, रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की। पर से आपका क्या मतलब है? अपनी बात पूरी करो। वो रानी अब नहीं रही। क्या? आगे की कहानी तो बिल्कुल साफ है। राजा के 2 बच्चे हुए, वीर और अंजलि। उसके बाद राजा ने वीर को मंदिर के पास छोड़ दिया और अंजलि को अपने पास रखा। हाँ, और दूसरी तरफ पंडित की साजिश ने अपना कमाल किया और धीरे धीरे राजा की मानसिक हालत खराब होती गई, क्योंकि पहले रानी की मृत्यु हो गई, फिर राजा को अपने बेटे से अलग होना पड़ा और मंत्री ने भी बगावत कर दी। मंत्री को पता था कि वो राजा के सामने ज्यादा समय के लिए नहीं टिक सकता, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया और उसके कारण उसका बेटा भी राजा से नफरत करने लगा। तो पंडित और वीर के पास वापस आते हैं। कैसे? आखिर कैसे? वीर, तुम्हें ये पूरी कहानी बिना बताए बिना सुने कैसे पता चल गई? क्या छुपा रहे हो तुम? बताओ, कैसे पता चला तुम्हें मेरे बारे में? राज्य में सबसे पहले, जैसा कि आपने खुद मुझे बताया था, कि सबसे पहली कठपुतली मेरी बहन अंजलि बनी थी। पर इतने समय से अंजलि सामान्य क्यों है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ वीर, बिल्कुल सही। जैसे पंडित ने मुझे सिर्फ अपना संदेशा पहुंचाने के लिए ही मेरा इस्तेमाल किया था। हाँ, क्योंकि पंडित मेरे साथ तो था ही, इसलिए उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ वैसे लोग चाहिए जो खतरनाक हो। और सबसे अजीब बात यह है कि इतने समय से पंडित ने एक बार भी तांत्रिक के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की, नहीं तो वो अपनी शक्तियों से राज्य को बचा सकता था। अच्छा है, तुम्हारी चालाकी मुझे पसंद आई। शाबाश। हाँ, करो। वैसे भी अपने दुश्मन से तारीफ सुनने का मजा ही अलग है। अचानक दूसरा तांत्रिक वहां आता है और अंजलि को पकड़ लेता है। मुझे भी अपनी तारीफ सुनना पसंद है। वीर, चलो अब मेरे अगले वार की तारीफ करो। तांत्रिक अपनी शैतानी चाल के साथ अंजलि को मार देता है। मौका देखते ही पहला तांत्रिक भी अपने काम में अंजाम हो जाता है और वीर के शरीर से रक्त निकाल लेता है। जल्दी, जब तक वीर बेहोश है वो जादुई द्वार खोलो। तांत्रिक अपना हाथ जादुई द्वार के पास रखता है। द्वार खुलता है। जल्दी चलो, उसके अंदर जल्दी चलो। अब ये मेरा हुआ। चलो, अब हमारा काम हो गया। अरे वो वीर कहाँ गया? हाँ, यहाँ तो सिर्फ अंजलि ही है मरी हुई। भाग गया डरपोक। खैर, उसे तो हम पकड़ ही लेंगे। अभी चलो यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी वो कहाँ तक भागेगा।
आओ आओ जल्दी बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। जल्दी बाहर आओ। एक दो सिंह वाला दानव वहाँ पर आता है। बोलो, क्या हुक्म है मेरे आका? क्या है आपकी इच्छा? क्या हुआ पंडित? आखिर भूल ही गया ना हमारा वादा? कर ही दी ना तूने गद्दारी। सरदार, उससे क्या वफादारी की उम्मीद करना जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अच्छा तो आ ही गए जंगली कुत्ते झूठी हड्डी चबाने। अब तो हद पार कर दी है तूने। अपने गुस्से को काबू में रखो और जरा एक बार देखकर बात करो कि किसके सामने बोल रहे हो। अगर तूने सही बताया था तो ये वही दानव है, और ये सिर्फ उसका ही बात मानता है जिसने वो अंगूठी पहनी है। एक ऐसा दानव जिसकी ताकत बेशुमार है। और वफादारी कबीले तारीफ। जब तक मैंने ये अंगूठी पहनी है ये मुझे मौत से भी वापस खींच कर ला सकता है। तुम लोग यहाँ सौदे की बात करने आए थे, वो बात करो, जंग की शुरुआत नहीं। हमारे बीच ये सौदा हुआ था कि पंडित का काम होने के बाद राज्य का पूरा सोना, वो महल और सारी चीजें हमारी होगी। कौन सा सौदा? किस सौदे की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। धोखा दिया है तूने, धोखेबाज। कहा ना, सोच समझ कर बात करो। सरदार, इस दानव के इरादे कुछ नेक नहीं लगते। शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए। धोखे का बदला तो मैं लेकर के ही रहूंगा पंडित। तूने कभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत सुनी है? हाँ, सुनी है। क्यों? हम दोनों ही राज्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं, पर दूसरी तरह से बोले तो अब मैं और वीर तेरे दुश्मन हैं। बाकी समझ जा। ये दानव दिख रहा है ना, जरा सोच कर बोलो, सच में मेरा सामना कर सकते हो? वो अंगूठी जब मेरी हो जाएगी तो ये दानव भी मेरा गुलाम बन जाएगा, और वो अंगूठी तो मैं लेकर के ही रहूंगा। अभी तो चलता हूँ, चलो। वीर की नजर उस अनजान आवाज पर जाती है। कौन हो आप, और क्या चाहते हो? वीर, तुम्हारे पिता ही ये बात कह रहे थे कि असली हारने में नहीं बल्कि हार मानने से होती है, और तुम्हें अभी हार माननी नहीं है। उठो वीर, और चलो, ये समय बैठने का नहीं है। नहीं, मैं किसी काम का नहीं। मैं तो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाया। वो तांत्रिक और पंडित हर बार मुझसे जीत जाते हैं। वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहते हैं। मैं उनका सामना कैसे कर सकता हूँ? तुम हर बार उनसे इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी तंत्र मंत्र का सही ज्ञान नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तंत्र मंत्र का सही ज्ञान दूंगा। पर आप हो कौन और मेरा मदद करना क्यों चाहते हो? वीर, जिन लोगों ने सालों पहले उस दानव को कैद किया था, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। जैसे ही वो दानव जागा, मेरी तपस्या टूट गई और मुझे सारी घटना पता चल गई। मेरा मकसद ही तुम्हारी सहायता करना है और उस दानव को कैद करना है। अच्छा, पर क्या आप उस दानव के बारे में कुछ बता सकते हो? और मैं कैसे उस पंडित, उस तांत्रिक और उस दानव का सामना कर सकता हूँ? साथ ही पंडित के पास तो कठपुतली बनी पूरी सेना भी है। वीर, तुम्हें सिर्फ उस पंडित को रोकना होगा। वो तांत्रिक और सेना, वो सब उस पंडित की ही कैद में है। इसके अलावा को दानव सिर्फ उसी के बात मानता है जो उस अंगूठी को पहनता है। पर क्या आप उस दानव के बारे में कुछ बता सकते हो? जैसे उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? उस दानव के पास लोगों की यादें पढ़ने की शक्ति है। जो भी उस अंगूठी को पहनता है, उस दानव को उसके पूरे जीवन के बारे में पता चल जाता है।
साथ ही में उस दानव का व्यवहार भी उसके मालिक की तरह ही होता है। अगर मालिक दयालु है तो वो भी वैसा ही होगा, और अगर मालिक बुरा हो तो वो दानव भी उसी तरह बेरहम होगा। इसके अलावा बेशुमार ताकत और वफादारी। अच्छा, तो बात बिल्कुल साफ है, हमें सिर्फ उस पंडित को रोकना है। पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ मंत्र का ज्ञान देना चाहता हूँ। पर पूरी सेना का सामना सिर्फ हम दो नहीं कर सकते। कठपुतली सेना को हम रोक लेंगे वीर। हम 21 डाकू सेना है और मैं हूं इनका सरदार। पर क्या इसके लिए किसी डाकू पर भरोसा किया जा सकता है? हम आपकी बात कैसे माने? हम सिर्फ उस पंडित से अपना बदला लेना चाहते हैं। हमें ये बात अच्छे से पता है कि हम उस दानव का सामना नहीं कर सकते। हम तुम्हारा साथ सेना को रोकने में देंगे, पर हम आप पर भरोसा क्यों करें? हाँ वीर, इनकी बात मानो, हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। इसके बाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कारण ही आज मैं इतना काबिल बन पाया। वीर, चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी। वीर और उसकी सेना पंडित के पास जाती है। युद्ध शुरू होता है। एक तरफ प्रकाश दोनों तांत्रिक से लड़ रहा था। 21 डाकू सेना कठपुतली सेना का सामना कर रही थी और वीर पंडित से लड़ रहा था। तू तो सदियों से छुपा हुआ था, तो अब क्यों बाहर आ गया? चल निकल और जाकर किसी बील में छुप जा। प्रकाश आग का गोला तांत्रिक की तरफ फेंकता है, पर दूसरा तांत्रिक एक जादुई ढाल बनाकर उसे बचा लेता है। कम से कम मैं तेरी तरह किसी का गुलाम तो नहीं हूँ। मैं भी देखता हूँ कितना दम है तुम में। अबे मूर्ख, लड़ाई पर ध्यान दे और ये मत भूल कि प्रकाश जादू से ज्यादा छल का उपयोग करता है। समझने में थोड़ी देर कर दी तूने। अचानक दो बड़े बड़े हाथ जमीन से निकलते हैं और दोनों तांत्रिक धरती में समा जाते हैं। ये तो सिर्फ कठपुतलियाँ थी, असली शैतान तो वो पंडित है। 21 डाकू सेना कठपुतली सेना का सामना कर रही थी। दोनों सेना के बीच तलवारबाजी चल रहा था। जादुई दानव। दानव तेजी से आता है। एक आग का गोला आता है और दानव को लगता है दानव दूर जाकर गिरता है। तो उस प्रकाश ने तुझे तंत्र का भी ज्ञान दे दिया। दोनों तरफ से लगातार आग के गोले फेंके जा रहे थे। दानव और प्रकाश के बीच एक भयानक युद्ध होता है। तू जादुई इंसान है, पहले तुझे रोकना होगा। तू तो वीर की ढाल बन उसकी रक्षा कर रहा है। दानव और प्रकाश के बीच एक भयानक युद्ध होता है। मौका देखकर वीर जादुई अंगूठी ले लेता है। अब अंगूठी वीर के पास है। जादुई दानव वापस जाओ। दानव अंगूठी में वापस चला जाता है। प्रकाश एक मंत्र बोलता है और पंडित एक विशाल पेड़ के बदल जाता है और सभी चीजें सामान्य होती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज मैं सिर्फ आप लोगों के मदद के कारण ही ये जंग जीत पाया। वीर, हमें पहले उस दानव को वापस उस द्वार के अंदर कैद करना होगा। दानव को वीर और प्रकाश कैद कर देते हैं। समय बीतता है और वीर अब राज्य का राजा बन